मुळामध्ये रावेरमध्ये खडसे विरुद्ध खडसे ही लढाई होणार नाही. रोहिणीताई खडसे किंवा मी तर माझ्या प्रकृतीच्या कारणासाठी फार पूर्वीपासूनच डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच निवडणुका लढवू अशा स्वरूपाचं एक धोरण घेतलं होतं. मला डॉक्टरांनी अजून या संदर्भातली परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे मी रावेर मतदारसंघामध्ये उमेदवारी करू इच्छित नाही. रोहिणीताई या ठिकाणी उमेदवार म्हणून त्यांनी कधीही विचार केला नव्हता. त्यांनी निव्वळ विधानसभा लढवायची या हेतूनेच गेले 4-5 वर्षापासून काम करता आहे. त्यामुळे रोहिणीताई सुद्धा रावेर लोकसभा क्षेत्राच्या उमेदवार नाही. रावेरची जागा ही राष्ट्रवादीला आहे आणि राष्ट्रवादीकडून 7-8 उमेदवार इच्छुक आहेत. त्या उमेदवारांचा आज माननीय शरद पवार साहेबांसोबत बैठकी झाली. प्रत्येकाला त्या संदर्भातली माहिती घेण्यात आली आणि आज 7-8 उमेदवारांपैकी काही उमेदवारांची छाननी करण्यात आली. त्या छाननीपैकी आता काही जे उमेदवार आहे त्यामधून प्रत्यक्ष उमेदवाराची निवड बहुतांश उद्या होईल असं मला वाटतं. हिंदी में रोहिणीताई जो है रावेर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही है. इसमें कितनी सच्चाई है? आप भी लड़ रावेर लोकसभा क्षेत्र से मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. डॉक्टर ने मुझे मना भी कर दिया, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा. दूसरी बात, रोहिणीताई भी लोकसभा क्षेत्र के लिए लोकसभा के लिए इच्छुक नहीं है. उन्होंने पहले से जो तैयारी की है, घोषणा की है और मुक्ताई नगर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने के लिए की है और इसलिए उसको भी कोई लोकसभा के लिए इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए रोहिणीताई भी लोकसभा क्षेत्र रावेर से चुनाव नहीं लड़ेगी. दूसरा ये रहा कि हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र ये राष्ट्रवादी के हिस्से में आया है और राष्ट्रवादी के और भी 6-7 उम्मीदवारों ने अपनी मांग की है. वो उम्मीदवारों की आज मुलाकातें भी हुई. पवार साहब और जयंतराव पाटिल उसमें उपस्थित थे. पार्टी के आला नेता भी उसमें उपस्थित थे. अभी ये 6-7 लोगों में से कुछ 3-4 लोगों 2-3 लोगों की स्क्रीनिंग करके मुझे अपेक्षा है कि कल पार्टी इसके बारे में उचित निर्णय लेगी. कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और 3 बजे से आचार संहिता और इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर हो जाएगा. महाराष्ट्र की बात करें तो आप सीनियर नेता है, कैसे देखते हैं महाविकास आघाड़ी बनेगी और एनसीपी को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से परफॉर्मेंस रहेगा 48 सीटों पर? देखो, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ओर से 48 के 48 सीटें का बंटवारा करीब करीब हो चुका है. एक 4-6 जगहों के बारे में आज या कल में इसमें फाइनल निर्णय हो जाएगा ऐसी अपेक्षा है और ये सारी सीट पर हमारे उम्मीदवार खड़े रहेंगे. और महाराष्ट्र की आज की स्थिति अगर देखी जाए तो महाराष्ट्र में की जनता महाराष्ट्र सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ी नाराजगी से देख रही है, नाराज है और ये नाराजगी का फायदा हम लोगों को लोकसभा के चुनाव में होगा. रक्षा खर्चे फक्त भाजपने रक्षा खडसेंना तिकीट दिलं का? कारण एक चांगले उमेदवार तुम्ही ठरू शकला असतात. तुमच्यापैकी खडसे विरुद्ध खडसे संघर्ष होऊ नये म्हणूनच रक्षा खडसेंना तिकीट दिलं असं वाटतं भाजप. ह्या अशा अनेक कथा आता जन्माला येतील. त्यामुळे अशा कथांवर काही विश्वास ठेवू नका. असा कोणताही नाही. पार्टीचा निर्णय असतो आणि पार्टीच्या निर्णयाने त्या लाईननेच आम्ही काम करत असतो. रावेरची सीट भाजपसाठी जास्त सिक्युअर, आता रावेरची सीट भाजपसाठी जास्त सिक्युअर झाली असं वाटत नाही का तुम्हाला? तर इकडे मला असं वाटते की उद्या उमेदवार घोषित झाल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की सामना अत्यंत चुरशीचा होईल आणि त्या ठिकाणी एनसीपीचा उमेदवार निश्चित विजयी होईल. या स्वरूपाचाच उमेदवार आम्ही उद्या देणार आहोत. उद्या उमेदवार दिल्यानंतर हे प्रश्न तुमचे जे आता विचारतात त्या प्रश्नाला उत्तर आपोआपच मिळेल. वारंवार बोलतात की एकनाथ खडसे हे पुन्हा एकदा भाजपच्या वाटेवर आहेत आणि म्हणूनच हे सगळ्या गोष्टी होत आहेत. वारंवार त्यांनी बोलले. काल परवा देखील त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत त्यांनी तसं सांगितलं. गिरीश महाजन, मी त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देऊ इच्छित नाही.
बाबू आप स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे महाराष्ट्र भर में दौरा करेंगे। रावेर की सीट पर भी अपने जो प्रत्याशी के लिए किस तरीके से जुगाड़ लगाएंगे ताकि आपका प्रत्याशी चुनकर आए? अगर मेरी सारी योजनाएं अगर आपको बता दूं तो अपोजिशन को पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। कृषि साहब कल से चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं और बीजेपी कह रही कि इस बार महाराष्ट्र में 45+ सीटें जीतेंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है 10 साल में। राम मंदिर बनाया, 370 हटाया, सीए जो है लागू किया, ऐसे कई सारे उनके उदाहरण हैं। उनका कहना है कि इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे और विकास के चेहरे पर हम जीत जाएंगे। देखिए, किसने कितना काम किया ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की जनता में बहुत बड़ा असंतोष है। हिंदुस्तान का मुझे पता नहीं है, यहाँ कपास को भाव नहीं है, सोयाबीन को भाव नहीं है, किसान नाराज है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, असुरक्षा का वातावरण महाराष्ट्र में है। और ये सारा वातावरण देख के महाराष्ट्र सरकार के बारे में जो आज असंतोष है वो असंतोष, और केंद्र सरकार के बारे में जो महंगाई वगैरह बढ़ी है, प्याज के निर्यात के लिए परमिशन नहीं है, कपास के निर्यात के लिए परमिशन नहीं है, ये सारे मुद्दों को मुद्देनजर रखते हैं ऐसा मुझे लगता है कि आज वातावरण केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में है, उसका फायदा अपोजिशन को जरूर होगा। एक शेवटचा मराठीत प्रश्न, उद्या निवडणूक जाहीर होते, आकडे जे समोर येतात, अनेक सर्वे येत आहेत, वेगवेगळे आकडे जे समोर येतात ते सर्वाधिक जागा या महायुतीला, अगदी 38-40 पेक्षा जास्त जागा महायुतीला दाखवतात। काय तुमचे अंदाज उद्या निवडणूक अगदी शेवटच्या टप्प्यात? तुम्ही कोणत्या सर्वेचा विचार करता? सर्वे वेगवेगळे आलेले आहे। एका सर्वेमध्ये महाविकास आघाडीला जास्तीच्या जागा दाखवलेल्या आहे, एका सर्वेमध्ये महाविकास आघाडीला कमी जागा दाखवलेल्या आहे। त्यामुळे सर्वेचा विचार करता जे अंतिम टप्प्यामधले सर्वे असतात त्या सर्वेमध्ये काहीतरी तथ्य असतं। अजून निवडणुका घोषित होतील, फॉर्म भरले जातील, उमेदवार घोषित होतील, त्यानंतर मग त्यातला काही अंदाज व्यक्त करताना काही प्रमाणात अंदाज येत। आता भाऊ, आमदार अपात्र प्रकरणी राष्ट्रवादीतल्या विधान परिषदेच्या आमदार अपात्र प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे। उपसभापती नीलम गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 आठवड्यांची संपूर्ण मुदत दिलेली आहे, परंतु दोन्ही गटाकडनं एकमेकांच्या विरोधात याचिका टाकण्यात आलेल्या आहेत। आणि आता निवडणूक आयोगाने खरं तर शरदचंद्र पवार पक्ष जो आहे तो अजित पवारांना दिलेला आहे, त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी ज्या पद्धतीने निकाल दिला त्याच पद्धतीने उपसभापती देखील निकाल देऊ शकतात अशी शंका आहे। असा आहे, माझा अपात्रतेचा निर्णय हा विधान परिषदेच्या माननीय उपाध्यक्षांकडे आज सुरू आहे आणि हे प्रकरण माझ्या दृष्टिकोनातून न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे त्याच्यावर कॉमेंट्स करणं उचित होणार नाही।